ओके, आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस यस आ रही है। ठीक है भाई। तो देखिए, आर्टिकल 32 के बारे में हमने पढ़ा था, और आर्टिकल जो 32 है वो आपके मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दिया है। ठीक है, और वही पावर हम लोग रीट बोलते हैं। ठीक है, रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ओके। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल कर लीजिए फटाफट। आर्टिकल 32 में क्या क्या था? तो आर्टिकल 32 में 4 प्रोविजंस थे। ठीक है, कौन कौन सा था? पहला था कि सुप्रीम कोर्ट, कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सेकेंड जो पॉइंट था वो ये था कि लोगों के या सिटीजन जो हैं उनके फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। रीट क्या होता है? तो रीट एक तरह का मैंडेटरी ऑर्डर होता है जिसको मानना ज़रूरी है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि पार्लियामेंट एम्पावर करेगा किसी और भी कोर्ट को, अगर चाहें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और भी कोर्ट रीट जारी कर सके तो वो भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट के ऊपर है। नेक्स्ट फोर्थ वन है कि क्या आपका जो ये सुप्रीम कोर्ट जाने का, जो आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाते हैं, तो क्या ये कभी सस्पेंड हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं सस्पेंड। किस आर्टिकल के तहत? 359 के तहत हम लोग पढ़ेंगे इसको। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है रीट के बारे में कि आखिर ये रीट होता क्या है, और रीट से संबंधित एक क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आते रहते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रीट क्या होता है? तो रीट का मतलब होगा कि एक तरह का ऑर्डर होता है। ठीक है, एक आज्ञा पत्र होता है, किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, कैसे आज्ञा देना और कौन आज्ञा देगा? तो देखो, पहले जो था ये रीट का कॉन्सेप्ट जो था ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करता था। ठीक है, ये इंडिया में कैसे आ गया? तो आपको पता है कि इंडिया पे ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और वो ब्रिटिश कॉलोनी हमारे पे जब शासन कर रहे थे तो इन लोगों ने खूब यूज़ किया था रीट का। ठीक है, इसलिए हमने भी इसको अपने संविधान में प्रावधान दिया है। तो समझते हैं सबसे पहले रीट क्या होता है। तो रीट को एक शब्दों में समझ लो, ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, और ये मैंडेटरी होता है, मतलब कि जिसके जिसको ये ऑर्डर दे दे वो मानना जरूरी है। ठीक, दूसरी बात, ये आया कहाँ से है? तो ये पहले इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश लॉ में था, जो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का जो कानून था उसमें इसको जगह दिया गया है। वहाँ पे किस नाम से ये रखा गया है? तो ये रखा गया है, उसका नाम है प्रीरोगेटिव रीट। प्रीरोगेटिव रीट का मतलब होता है एक तरह से विशेषाधिकार या परम अधिकार, परमाधिकार। ठीक है, और कौन इशू करता था? तो वहाँ का जो राजा हुआ करता था वो इस तरह के ऑर्डर देते थे। ठीक है, क्यों देते थे राजा? क्योंकि राजा ही सुप्रीम कोर्ट होते थे, वही शासन भी देखते थे और वही न्यायपालिका भी देखते थे। यानी कि पूरा शासन की जो तीनों अंग है, न्यायपालिका,
विधायिका, ठीक है, और व्यवस्थापिका, ये तीनों काम वही देखता था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तीनों काम राजा के हाथ में था। तो न्याय भी उसके हाथ में होता था। तो आपने कहानी सुना होगा कि अगर किसी ने पूरे साम्राज्य में कोई चोरी कर दिया हो, या अगर उसके पास कोई स्पेशल स्किल हो, तो राजा क्या कहता था, एक तो ऑर्डर दे देता था कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए दरबार में, समझ गए, या जो भी ये चोरी किया हो वो हमारे दरबार में प्रकट हो जाए, या मतलब कि उपस्थित हो जाए। तो ये एक तरह का परम आदेश, जब अगर ऐसे राजा ने बोल दिया तो उस व्यक्ति को वहां पे हाजिर होना जरूरी है, और वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं आया तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी, जान से मारा भी जा सकता है। इन शॉर्ट, आपको इतना पता है कि ये राजा लोग देते थे, और कहाँ के राजा ने ये शुरुआत की थी, तो स्पेशली ब्रिटिश वालों ने, ठीक है। हमारे यहाँ भी है, राजाओं में ऐसी प्रथाएं चलती थी। क्यों? क्योंकि राजा को भी, राजा का एक दूसरा भी नाम होता था, वो न्याय, न्याय भी दिलाता था राजा, ठीक है। इस वजह से इनके पास ये विशेषाधिकार था। ओके, नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ कि राजा जो थे ये धीरे धीरे लोगों के हित में ऐसे रिट जारी करने शुरू करते, ऐसे आदेश जारी शुरू करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर किसी ने, कोई व्यक्ति है इंग्लैंड में, और वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति ने, सपोज करो, उसकी जमीनें छीन ली, ठीक, ये राजा दरबार में जाएगा, बताएगा सारी चीजें, फिर राजा उसको परमादेश देगा, रिट जारी करेगा कि तुम दरबार में हाजिर हो, ठीक है, या कुछ भी बोल सकता है। तो जब राजा का आदेश आ गया तो भाई बोलते हैं ना, राजा साहब का आदेश है, भागे भागे वो आएंगे, समझ गए आप। तो फिर बाद में ये रिट का यूज लोगों के भलाई में भी होने लगा। लोगों के जब भी जो भी सिटीजन वगैरह या ब्रिटिशर्स लोग होते थे, उनकी लिबर्टीज में भी यूज होने लगा, ठीक है। तो ये था मतलब रिट का कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड, ठीक है। आवाज आ रही है सबको ना? ओके। आप लोग एक बार स्क्रीन जूम यस करके देख लो, आपको स्क्रीन जूम हो रहा है या नहीं हो रहा है हो स्क्रीन रहा पे? है सर। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। सी, अब ये इंडिया में कैसे आया, क्या है इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट, तो देखो आप, ये देखिए, इंडिया में 1950 से पहले इसकी क्या स्थिति थी। तो इंडिया में 1950 से पहले सिर्फ जो 3 हाई कोर्ट हुआ करते थे, उनको ही रिट जारी करने का आ, सिर्फ इनको ही पावर था। कौन कौन सा? तो हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट थे जो रिट जारी करते थे 1950 से पहले। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट के पास ये पावर दे दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट सबको, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रीट समझने में अगर कोई पूछे तो रीट का क्या मतलब होता है, तो इट इज अ मैंडेटरी ऑर्डर, ठीक है। तो ये आज्ञा पत्र एक तरह का होता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप की रीट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझते हैं कि जो आर्टिकल 32 में, जो आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का जो ऑर्डर मतलब पावर दिया गया है, ये सिर्फ 2 लोगों को ऑर्डर मतलब परमिशन है ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और एक हाई कोर्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि दोनों के रिट जारी करने में किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, या किसका जो दायरा है ना, जुरिस्डिक्शन है, वो ज्यादा है, किसका वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट वाला या हाई कोर्ट वाला, यानी दोनों में बड़ा कौन है, किसके पास रीट से संबंधित ज्यादा मतलब पावर है। तो
हाई कोर्ट को थोड़ा सा ज़्यादा पावर है। क्यों हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है, आइए समझते हैं। देखिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि रिट जारी कर सकते हो, ऐसे ही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो दोनों का आर्टिकल क्लियर हो गया। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 के अंतर्गत कौन रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो दोनों में बड़ा कौन है, किसका रिट ज़्यादा वाइडर सेंस में यूज होता है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे नरम पड़ जाता है। कैसे पड़ता है, तो इसके दो वजह हैं। देखिए पहली बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करेगा जब किसी के फंडामेंटल राइट का क्या हुआ हो, हनन हुआ। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जब रिट जारी करता है तो ये दो केस में करता है। एक तो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन को इन्फोर्स कराने के लिए, और दूसरा कोई भी और मामला हो, जरूरी नहीं है कोई भी दूसरा मामला हो, उसमें भी वो रिट जारी कर सकता है अपने ऑर्डर को मनवाने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना, क्या भाई। ओके, नेक्स्ट फिर से समझते हैं हाई कोर्ट का क्यों ब्रॉडर है, मतलब इसका पावर क्यों है रिट से। तो ये इसके पास दो क्षेत्रों में ये रिट जारी कर सकता है। पहला है कि फंडामेंटल राइट को लागू कराना, और दूसरा इसके पास जो पावर है कोई भी अन्य मामला। कोई भी अन्य मामला कैसा होता है, जैसे देखिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा हो, ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, कोई भी जमीनी मामला हो, कुछ भी हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल प्रोसीजर हो, कोई भी मामला हो, ये उसके हित में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है तभी वो रिट जारी कर सकता है। समझ गए? ये किसी अन्य भी ऑर्डिनरी भी कोई लॉ है, अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो वहां भी हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। समझ गए? जैसे देखिए जमीन से संबंधित अगर कोई विवाद है और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, कोई लैंड इशू है और उस पे उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, और कोई हाई कोर्ट पहुंच गया और ये जमीन खाली वाली नहीं कर रहा है, सपोज करो, तो ये इसके लिए भी, क्योंकि जमीन का जो मामला है ये तो फंडामेंटल राइट है नहीं, तो हाई कोर्ट चाहे तो ऐसे मामलों के लिए भी रिट जारी कर देगा इसको। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब कोई मामला किससे संबंधित हो, फंडामेंटल राइट से। तो आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, या इसका कहाँ तक कार्य क्षेत्र है हाई सुप्रीम कोर्ट का, तो ये पूरे भारत में है। यानी कि इसका जो भी न्याय क्षेत्र है वो पूरे भारत का इंडियन टेरिटरी पे है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का क्या होता है, हाई कोर्ट का एक अपना ज्यूरिसडिक्शन, ये अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, एक अपना न्याय क्षेत्र होता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इसका एक अपना क्षेत्र है कि ये सिर्फ यूपी का ही देखेगा, है ना, समझ में आ गया। तो यही इसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका संबंध दूसरे राज्य से हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूपी से उसका विवाद संबंधित हो, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना एप्लीकेशन, अपना जो भी मुकदमा है चला सकता है। ठीक है, यानी कि न्याय क्षेत्र का मतलब आप समझ गए क्या होता है, कि किसी भी कोर्ट का किस दायरा, उसका दायरा क्या है, किस क्षेत्र में वो अपना न्याय क्षेत्र अपना फैसला दे सकता है, फैसला सुना सकते हैं, उसे ही ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
एक और चीज़ है ये वाला कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि नहीं हम तुम्हारे लिए रिट जारी नहीं करेंगे। देखिए रिट रिट बार बार आ रहा है, पहले समझिए। एक रिट याचिका भी दायर की जाती है। जैसे आप भी ना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए हो तो आप अपील करते हो हाई कोर्ट से कि हमारे मामले से संबंधित या हमारे केस में आप रिट जारी करिए। तो रिट जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट याचिका डालनी पड़ती है, रिट पिटीशन डालनी पड़ती है। हम आपको एक दो केस बताएंगे आगे। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हुआ है और उसने रिट याचिका दायर कर दी, रिट पिटीशन डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है ये खुद ही फंडामेंटल राइट है। समझ गया? जो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 2, आपको पता है ना फंडामेंटल राइट कहाँ से शुरू है, एफआर कहाँ से शुरू है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और 32 कहाँ पड़ता है? ये भी तो इसके बीच में ही है, ये भी तो फंडामेंटल राइट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति का रिट पिटीशन खारिज नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिट जारी करना या रिट जारी करवाना किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ओके गुड। आवाज आ रही है सबको? सब शांत हो गए हैं? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के लिए अगर आप रिट याचिका दायर करते हैं तो हो सकता है कि वो खारिज भी कर दे। ठीक है, वो अपने हिसाब से रिट जारी करेगा, तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाई जो सुप्रीम कोर्ट है ये खारिज नहीं कर सकता। तो आपने दो चीज़ देखा, पहला ये कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कमज़ोर पड़ जा रहा है कुछ मामलों में, और हाई कोर्ट ज़्यादा मजबूत है। और इस मामले में देखा जाए रिफ्यूज़ करने के मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और ये चाहे तो मना कर सकता है हाई कोर्ट। तो आई होप दोनों के रिट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो दो क्वेश्चन, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अगर इन केस कभी पूछ दे, वैसे ये आईएएस वगैरह में पूछेगा, पीसीएस में स्टेटमेंट देके ही पूछता है कि पावर रिलेटेड टू रिट पिटीशन, द पावर ऑफ हाई कोर्ट with related to writ petition या writ jurisdiction is wider than supreme court। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, कि जो भी न्यायाधिकार है हाई कोर्ट का किससे संबंधित, रिट पिटीशन से संबंधित, रिट जुरिस्डिक्शन से संबंधित जो भी कुछ होगा वो हाई कोर्ट का पावर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ओके। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका रीट, टाइप्स ऑफ रीट। ठीक है, कितने टाइप के रीट होते हैं? हिंदी में भी इसको रीट लिखते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी रीट बोलते हैं, राइट। ओके, अब समझते हैं टोटल कितने टाइप के रीट होते हैं। तो रीट 5 टाइप के हैं, ठीक है। और रीट क्या होता है मैंने बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी ऑर्डर होता है जिसको मानना ज़रूरी है। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला देखते हैं, हेबियस कॉर्पस। इसको क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है, देखो, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, या कोई शरीर या कोई वस्तु या सामान ऐसे कह लो, लेकिन यहाँ पे बॉडी से संबंधित है। और हैबियस का मतलब होता है कि उसको प्रोड्यूस करना, सामने लाना, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि कोई भी अगर बॉडी है
उसको तुम पहले पेश करो, सामने लाओ। टू हैव द बॉडी, यानी बॉडी को तुम प्रस्तुत करो, प्रोड्यूस करो, सामने लाओ, प्रस्तुत करना। समझ में आ गया? पहला रीड का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी बॉडी है, शरीर है, उसको प्रस्तुत करना। ये तो लिटरली मीनिंग हो गया इसका, ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। लेकिन वास्तविक में इसका मतलब क्या है, यूज क्या होता है इसका? तो आइए समझते हैं ये क्यों लाया गया भारत में। देखिए, कोर्ट में लाने के लिए। हाँ, तो इसके 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि ये किसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये हेवियस कॉर्पस जारी कर सकता है। तो देखिए, ये 2 लोगों के खिलाफ कर सकता है। पहला, अगर कोई सरकारी संस्था है या अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, इन दोनों के खिलाफ ये हेवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। ठीक है, क्यों, इसका मतलब क्या है, क्यों लाया गया इसको? तो देखिए, पहले के समय में क्या था कि पुलिस हुआ करती थी, और आपको पता है कि पुलिस पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं था, पुलिस मनमाना करती थी। कई बार आपने देखा भी होगा कि पुलिस जो है वो अपने मनमानी जिसको चाहे उसको पकड़ के ला दे। तो पहले लोग पुलिस से डरते थे, आपको पता है ना, कोई पुलिस के नाम पे डर जाता था, अरे पुलिस आ रही है गांव में, पहले खौफ हुआ करता था पुलिस का। ठीक है, इस वजह से हमारे संविधान में ऐसा दिया गया कि कोई भी सरकारी संस्था हो, पुलिस हो या कोई भी हो, वो मनमानी तरीके से किसी का अरेस्ट ना करे, किसी को गिरफ्तार ना करे, जेल में ना बंद कर दें। इसलिए ये हमको प्रावधान दिया गया हेबियस कॉर्पस का, कि अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से या गलत रूप से अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को मनमानी रूप से जेल में डाल दिया गया या सजा दे दी गई, तो वो व्यक्ति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगा कि भाई हमको क्या करो, यहाँ से निकालो, हमको गलत तरीके से यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट पता है क्या करेगी? हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा और उसी का नाम है हेबियस कॉर्पस। तो अगर ये कोर्ट जारी कर देता है, इसका मतलब कि आप जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए हो उसको तुरंत हमारे सामने पेश करो, तुरंत क्या करो, हमारे सामने प्रस्तुत करो। समझ में आया? टू हैव द बॉडी, यानी कि तुम जेल में रखे हो, कहाँ रखे हो मतलब नहीं है, जमीन के अंदर रखे हो, कहाँ रखे हो, तुम तुरंत उसको कोर्ट में लाओ पहले, सबसे पहले। समझ में आ गया? तो यही होता है हेबियस कॉर्पस। और ये किससे रक्षा करता है, किससे सुरक्षा देता है? तो ये अनलॉफुल डिटेंशन, अगर अनलॉफुल डिटेंशन का मतलब कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से या मनमानी तरीके से अगर किसी ने कैद कर लिया हो किसी को, तो कैद करने का 2 ही लोगों के पास अधिकार है। एक तो जो सरकारी संस्था यानी कि पुलिस वगैरह होती है, ठीक है, या कोई जेलर है, जेल से संबंधित कोई अधिकारी है, तो वो जेल में डाल देगा, अपने कस्टडी में रख लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से आज़ादी देता है हेबियस कॉर्पस। समझ गए? आपने आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत अरेस्ट और डिटेंशन से संबंधित स्वतंत्र आज़ादी दी गई है? बताइए, कौन सा आर्टिकल है अरेस्ट और डिटेंशन? बताइए, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत गिरफ्तारी से संबंधित और नज़रबंद से संबंधित आज़ादी दी गई है? बताइए फटाफट। आर्टिकल कौन सा है? बोलिए भाई फटाफट, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आर्टिकल 22 22। 22 एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, सर। ओके, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आर्टिकल 22 सही है ना? ओके, तो यस सर। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट ही है ना? तो अगर फंडामेंटल यस राइट का सर। यस उल्लंघन सर। किसी ने किया, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या कर सकती है?
रीट जारी कर सकती है। कौन सा रीट जारी करेगी? हेबियस कॉर्पस वाली। कहेगी कि पहले तो तुम उसको सामने लेके आओ, तुरंत मेरे सामने। ठीक है, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट कट के आ रही है क्या? सबको कट रही है क्या? यस सर। हाँ सर, कई बार अच्छा कट रहे हैं। अच्छा, चलो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना हेबियस कॉर्पस क्यों लाया जाता है? तो किसी भी गैर कानूनी रूप से या मनमानी तरीके से अगर किसी ने गिरफ्तार किया हो, कैद किया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे क्या करिए, मुझे हेबियस कॉर्पस जारी करिए ताकि हमको यहाँ से रिलीज किया जाए। और जब जब कोर्ट ऐसा जारी कर देता है हेबियस कॉर्पस, तो फिर क्या होता है कि कोर्ट चेक करता है कि क्या आपकी गिरफ्तारी या डिटेंशन कानूनी है या गैर कानूनी है। अगर सही होगा, यानी सही तरीके से किया गया होगा, तब तो सुप्रीम कोर्ट आपको हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर नहीं देगी, आपका याचिका खारिज कर देगी। लेकिन अगर वो गैर कानूनी तरीके से होगा, मनमानी तरीके से होगा, बदला लेने के पर्पज से होगा, तो फिर वो आपको कहेगी कि तुरंत इनको छोड़ दीजिए, आप मुक्त कर दीजिए। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। यस सर। एक क्वेश्चन और है कि क्या ये प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी हो सकता है? बिल्कुल, प्राइवेट लोगों के खिलाफ का मतलब ये हुआ कि कल को सपोज करिए कि कोई आपका पड़ोसी है और उसने क्या किया कि आपको अपने घर में बंद कर दिया। ठीक है, या और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति है और मेरे से सपोज करिए मैं ये हूँ, और इन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा के चक्कर में इसने क्या किया कि कहीं दूर ले जाके किसी अपने घर में, कोठरी में, या ऐसे सुनसान जगह पे आपको कैद कर लिया हो, घर में बंद कर दिया, आप वहीं पे, आपको आपके बारे में किसी का पता ही नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम और किसी को पता चल गया, मान लीजिए मुझे अगर उसने कैद किया हो, तो मेरे घर वालों को पता चल गया कि ये बंदा जो है इसको कहीं कैद किया हुआ है, तो ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, हेबियस कॉर्पस का रिक्वेस्ट करेंगे कि इसने मेरे लड़के को, मेरे घर, मेरे भाई को, किसी को भी ये कैद कर लिया है कहीं पे, और आप हेबियस कॉर्पस तुरंत दीजिए, ऑर्डर दीजिए। तो हाई कोर्ट देखेगा, ऑर्डर देगा, और ऑर्डर देने के बाद इस व्यक्ति को बोलेगा कि तुरंत लेके आओ इसको कोर्ट के सामने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके जो राइट टू लाइफ है आप छीन रहे हो, उसके जीने का जो अधिकार है वो क्या कर रहे हो, आप छीन लिए हो। इसलिए आपको तुरंत ऑर्डर दिया जाता है कि मुक्त करो वहां से। समझ में है? आपको इससे रिलेटेड मैं एक केस बताता हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ था, चलिए, दो चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि ये प्राइवेट हो या कोई सरकारी हो, दोनों के लिए ये जारी किया जा सकता है। देखिए, एक बार क्या हुआ था, आवाज आ रही है ना सबको? क्यों सर भाई, आवाज आवाज आ रही है रुक ना? रुक के आ रही है, कट रही। ये भाई क्या प्रॉब्लम है? सही तो है, डाउनलोडिंग स्पीड भी सही है। सर ओके अभी आ रही है सर। ओके ओके, सी, ओके। तो मैं केस बता रहा था कि एक बार क्या हुआ, एक लव मैरिज का अफेयर था, मतलब केस था। तो एक पक्ष जो था वो मुस्लिम था और दूसरा जो पक्ष था वो हिंदू था। ठीक है, फिर दोनों ने क्या किया, शादी कर ली। दोनों ने, लड़के लड़की ने शादी कर ली, हिंदू मुस्लिम इंटर रिलीजन था। फिर शादी होने के बाद लड़की वालों को, लड़की वाले के घर को पता चला, और उसने लड़की को अपने घर बुलाया। ठीक है, चाहे जैसे भी। और बुलाने के बाद इस लड़की को इन लोगों ने घर में कैद कर लिया। ठीक है, लड़की को क्या किया, कैद कर लिया घर में ही। और जो इसका अब हस्बैंड हो गया था, जिसने शादी कर लिया था,
लड़के वालों के घर वाले के सहमति से ये शादी हुई थी, ठीक है। तो लड़के वाले ने और उसके पक्ष ने इस लड़की वाले पक्ष के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। क्या याचिका दायर की कि भाई इन लोगों ने हमारी बीवी को या हमारी बहू को अपने कब्जे में ले लिया है और छोड़ नहीं रहे हैं, घर में बंद कर लिए हैं, न मिलने दे रहे हैं न कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तुरंत हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर दिया कि पहली बात यह कि तुम जो लड़की को कैद किए उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मतलब कोर्ट में लेके आओ, मेरे सामने लाओ, प्रोड्यूस करो। मैं देखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि जो तुमने कैद किया है वो सही है कि गलत है। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लेके आए और उस लड़की को रिहा किया गया। कि मतलब समझ रहे हो ना, हेबियस कॉर्पस का मतलब समझ गए आप? क्यों भाई, क्लियर है ना सबको? यानी कोई व्यक्ति भी अगर किसी को कैद कर लेता है तो उसको ये अधिकार नहीं है, उसके जीवन जीने का अधिकार आपने छीन लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और केस है, वो समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे केसेस हैं इसमें हेबियस कॉर्पस का। आवाज आ रही है ना सबको? एक बार और कंफर्म कर दो आप लोग। यस सर आ रही है। ओके गुड। अभी आपने अर्णव गोस्वामी का नाम सुना होगा। अर्णव गोस्वामी एक रिपोर्टर है, न्यूज चैनल पे अपना वो रिपब्लिकन टीवी की ये है एंकर है, ठीक है। इनको ना 4 नवंबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और जेल में लेके डाल दिया गया। मतलब वही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, ठीक है। और जब पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, या दो तरह के कस्टडी होते हैं, एक पुलिस कस्टडी होता है और एक जुडिशियल कस्टडी होता है। तो पुलिस कस्टडी तब होती है जब पुलिस अपने कस्टडी में रखती है, और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है जब कोई न्याय या डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह या कोई भी जज ऑर्डर देता है, उसको अपने कस्टडी में रखता है, तो उसे जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गोस्वामी को, अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया और जुडिशियल कस्टडी फिर पुलिस कस्टडी में इसको रखा गया था। तो अर्णव गोस्वामी ने अपने वकीलों के थ्रू ये कहलाया या याचिका दायर करवाया। ये तो खुद कर नहीं सकता ना अर्णव गोस्वामी, तो वो मान लो अरेस्ट में है, डिटेंशन में है, तो अपने वकील के थ्रू इन्होंने हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाया कि भाई हमारे लिए हेबियस कॉर्पस ऑर्डर किया जाए। समझ गए? क्या ऑर्डर किया जाए? हेबियस कॉर्पस। क्यों 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 इन्होंने बोला? क्योंकि जब भी कोर्ट अगर वो हेबियस कॉर्पस जारी कर देगा तो पुलिस वाले हों चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस कस्टडी में हो चाहे जुडिशियल कस्टडी में हो, उसको रिहा करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने हेबियस कॉर्पस अप्लाई करवाया अपने वकील के थ्रू। फिर क्या हुआ आगे? हाई कोर्ट में इन लोगों ने कहा कि भाई इनको छोड़ा जाए, क्योंकि जिस केस में इनको गिरफ्तार किया गया है वो केस 2019 में ही बंद हो गया है, ठीक है। ना सबूत मिलने की वजह से वो केस ही क्लोज हो गया है, ठीक है। तो अगर केस क्लोज हो गया है तो आप फिर क्यों इनको गिरफ्तार किए हो? समझ गए? ये अर्णव गोस्वामी के वकीलों की दलील थी, ठीक है। एनीवे सुप्रीम कोर्ट फिर जब इन लोगों ने याचिका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सॉरी हाई कोर्ट के पास, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, तो उन्होंने रीडिंग शुरू की। उसके याचिका को देखना शुरू किया कि क्या ये जो डिटेंशन हुआ है ये मनमानी तरीके से हुआ है, गैर कानूनी तरीके से हुआ है, यानी कि वो लॉफुल है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट, मतलब जहां पे आपने याचिका दायर किया है। तो फिर हाई कोर्ट ने उसकी सुनवाई करनी शुरू की और फिर बताया कि नहीं, आप अभी कस्टडी में रह सकते हो, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा
कि मेन मकसद क्या है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। मतलब यही होता है कि अगर कोर्ट ने जारी कर दिया तो कोई व्यक्ति कहीं भी कैद रहे, चाहे वो सरकारी व्यक्ति के कस्टडी में रहे या किसी प्राइवेट व्यक्ति के कस्टडी में रहे, उस व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एक और इसका केस देख लो। यस यहाँ पे है। एक्चुअली क्या होता है ना, केस जब आप देखोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और याद भी रहता है घटनाएं। ओके, ये है रुदाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी बिहार का ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसकी जो सजा थी, सजा सपोज करो कि 6 महीने की थी, ठीक, 6 मंथ की सजा थी, या मान लो कि 5 साल की सजा थी, सपोज करो, कुछ भी हो। तो जितना निर्धारित सजा था ना, उससे 14 साल ज्यादा तक जेल में रहा। समझ गए? यानी अगर 5 साल की सजा हुई हो तो उसको 5 साल ही जेल में होना चाहिए था ना, लेकिन 5 साल के अलावे भी इसने 14 साल और अधिक रहा, यानी टोटल ये 19 साल जेल में रहा। समझ गए? तो आप समझ रहे हो ना, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शायद इसने, हाँ सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट की याचिका दायर की। ही फाइल्ड रिट पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि इसका डिटेंशन जो है, जेल में कैद है, क्या ये सही है कि गलत है, तो देखा कि इसकी तो सजा 5 ही साल की थी और इसको 14 साल एक्स्ट्रा डाल दिया गया। बस तुरंत ऑर्डर किया हेबियस कॉर्पस, और जो भी वो जिस जेल में भी होगा, वहां के जो जेलर जो भी होंगे, वहां की जो भी अथॉरिटी होगी, उसने तुरंत इनको क्या किया, रिलीज किया। समझ में आ गया? तो ये 3 कुछ केसेस थे इंपॉर्टेंट, ऐसे ही होता है। क्लियर है सबको? ओके, बढ़िया। तो ये था आपका हेबियस कॉर्पस, समझ में आ गया सब कुछ? ओके, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है। किसके खिलाफ जारी करेगा? तो कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी। ठीक है, ओके। तो पहला आपको समझ में आ गया, ये पहले टाइप का रीट है। इस रीट को जारी करने से क्या फायदे होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कैद हो, कहीं भी डिटेंशन में हो, जेल में हो, तो उसको तुरंत मुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्या है। सर, तुमने 14 साल बाद क्यों याचिका दायर की? इसको पहले करना चाहिए था ना। अब भाई वो तो वो बताएगा ना। अब नहीं पता होगा उसको, नहीं जानकारी रही होगी। हम तो बस केस आपको बता दिए ना कि ऐसा एक उसको केस आया पता था। था। हो सकता है उसको कानून का ठीक पता है ना सर। हो। हाँ ठीक है, ओके। तो एनीवे, नेक्स्ट, अब दूसरा जो टाइप है वो है परम आदेश। परम आदेश, या इसको क्या बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैंडमस बोलते हैं। या क्यों नहीं रहे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंडमस या परमादेश। परमादेश, इसका इंग्लिश मतलब जो होता है वो होता है वी कमांड, यानी हम तुमको कमांड करते हैं, मतलब हम तुमको ऑर्डर देते हैं एक तरह से। परम आदेश बड़ा सा आदेश है। ठीक है, नाम पे नहीं जाना है, इसका मतलब समझना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि परमादेश किसको जारी करता है, मतलब किसके खिलाफ जारी किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, परम आदेश किसके खिलाफ जारी किया जाता है। तो जो भी पब्लिक ऑफिशियल हो, जो भी सरकारी व्यक्ति होंगे, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, सरकारी एम्प्लॉय हो, हाँ सर, भैया आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज। वो मैं, ओके माइक हाँ म्यूट था। ओके ठीक है, तो परमादेश का मतलब क्या होता है कि ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोई अगर सरकारी व्यक्ति है उसके खिलाफ जारी किया जाएगा। ठीक है, और क्यों किया जाएगा किसी सरकारी व्यक्ति को, तो अगर
वो कोई काम करने से मना कर दें, अपना जो भी सरकारी उसका दायित्व है, जो ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मैंडेमस जारी करता है। समझ गए? देखो ये ऐसा केस है, यहाँ पे हेबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा, यहाँ पे क्या जारी होगा, मैंडेमस, परमादेश। क्यों जारी होगा? अगर कोई किसके खिलाफ जारी होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो, कोई सरकारी ऑफिशियल हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, और वो अपना ड्यूटी पूरा ना करे, ठीक है, अपना जो उसका काम दिया गया है उसको पूरा ना करे, ठीक है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मैंडेमस जारी कर सकता है। समझ में आ गया? ओके, फिर से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, या तो वो अपने कर्तव्य को करने के लिए, अपने ड्यूटी को पूरा करने के लिए वो मना कर दे, ठीक है, हो गया, अपना जो भी ड्यूटी होगा अगर वो पूरा नहीं करता है तो। एक बात और, क्या ये प्राइवेट ऑफिशियल, जो प्राइवेट अधिकारी वगैरह होते हैं या प्राइवेट जो नौकरी वाले होते हैं, क्या उनके खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन यही फंसाएगा आपको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के लिए है जो सरकारी जॉब में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसका एक केस बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर रहेगा। एक बार क्या हुआ था, पंजाब का ये केस है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड है, ये वाला देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ था कि एडमिशन, एक बंदे ने अपना एंट्रेंस वगैरह दिया, उसने सारी एलिजिबिलिटी पास की, सब कुछ उसके पास था, ठीक है, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, वहां पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। ये चला गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गया था, याद नहीं आ रहा अभी। ओके, तो वहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, चेक किया कि क्या इसको यहाँ के जो अधिकारी वगैरह हैं, जो सरकारी वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह या जो भी मैनेजर वगैरह हैं या जो भी वहाँ की सरकारी अथॉरिटी है, इसको एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो अपना ड्यूटी क्यों नहीं पूरा कर रहा है। तो इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए या इस ड्यूटी को पूरा कराने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, परमादेश, मैंडेमस जारी किया कि तुरंत इनका एडमिशन किया जाए। समझ में आ गया? अब देखो, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली जब उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। इसमें आप बता सकते हो किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। अगर किसी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 16 आपने पढ़ा था ना, आर्टिकल 16, ठीक है, और एडमिशन लेने से संबंधित भी। तो आर्टिकल 16 में कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सबको मौका मिलना चाहिए भाई, और आप इसको एडमिशन नहीं दे रहे हो, मौका ही नहीं दे रहे हो, यानी कि तुम अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हो। समझ में आया? इसलिए बाद में इनको ऑर्डर दिया कोर्ट ने। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके गुड। तो ये तो एक केस था। दूसरा कुछ एग्जांपल, जैसे आप गए एफआईआर दर्ज कराने, तो पता चले कि आप उसका वहां पे जो भी एफआईआर दर्ज करना है उसका ये फर्ज बनता है, उसका ड्यूटी है, यही वही ड्यूटी है कि एफआईआर नोट करें, लेकिन आप गए, वो एफआईआर करने से मना कर दिया, तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, समझ गए, और कोर्ट जाके इनको ये परमादेश ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कोई भी सरकारी पद पे अगर कोई बैठा हो और अपने काम को नहीं निभाता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? तो ये था आपका मैंडेमस। इसका एक अगला एग्जांपल देखो, प्राइवेट कोई अगर है तो। अब देखो इससे भी रिलेटेड एक केस आया था। एक बार क्या हुआ था, ये वाला जो केस है, एक कोई लेडीज राइटर थे, मतलब फीमेल राइटर थी, ठीक है, जो बुक वगैरह लिखती थी। तो अपने बुक को पब्लिश कराने के लिए, अपने बुक को पब्लिश कराने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने से
हेड वाले पब्लिशर को अपनी बुक वगैरह दे दी कि हमारी ये बुक पब्लिश होगी। अब ये बुक वहां पे कई लोग आए होंगे अपने बुक को लेके, अपने बुक्स वगैरह को लेके कई बुक पढ़ी होंगी ऐसे, है ना। और इस बंदे ने इनकी बुक को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, इनके बुक को सिलेक्ट नहीं किया पब्लिश करने के लिए। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट चली गई। तो कोर्ट ने ये बताया कि देखिए ये व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है ये उसके हाथ में, उसके डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो आपकी बुक को सिलेक्ट करे या ना करे, ये उसके हाथ में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। समझ गए। अगर वो सरकारी पद पे भी होता तो भी मना नहीं किया जा सकता, कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करे ना करे ये इसके अपने स्व विवेक के आधार पे ले सकता है ना डिसीजन। तो कोर्ट ने इनको मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ये उसके हाथ में है, वो जिसकी बुक चाहे वो पब्लिश कराए, इसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते। समझ गए। ऐसे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जैसे पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए जब नेट जेआरएफ लोग हो जाते हैं, जेआरएफ निकल जाता है, तो ये रिसर्च करने के लिए किसी भी प्रोफेसर के अंडर में जाते हैं। तो ये प्रोफेसर का ड्यूटी है ना कि वो क्या करेगा, किसी स्टूडेंट को अपने अंडर में पीएचडी कराएगा। कल को देखो 5 बच्चे चले गए जेआरएफ वाले, ठीक है, या मान लो कि एक ही बंदा गया, मैं चला गया कि सर मुझे अपने अंडर में, आपके अंडर में पीएचडी करना है, और वो कहा नहीं हम नहीं कराएंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि सर ने मना कर दिया। ये उस प्रोफेसर का स्व विवेक पे या उसका अपना डिसीजन होगा कि वो किसको अपने अंदर में इनरोल करेगा नहीं करेगा। समझ में आया? क्लियर है सबको ना। यानी कि लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना उनका फर्ज है, ठीक है, उनका करना फर्ज है। जैसे कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल में गए और अगर वो मना कर दे कि हम इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर उनका काम तमाम, उसको स्पेशली ऑर्डर दिया जाएगा, मैंडेमस जारी किया जा सकता है। समझ गए। उसकी नौकरी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि परमादेश किसको जारी किया जा सकता है। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो उसको जारी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अगर वो अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा है तो, या अपने कार्यों को करने से मना कर दे रहा है तो। ठीक है, ओके। एक और चीज, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि यानी ये किस पे लागू नहीं होता है। तो देखिए कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होते हैं। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कई जगह डिपार्टमेंट होता है, जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, और पुलिस डिपार्टमेंट वाले अपने किसी डिपार्टमेंट में ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अगर वो नहीं मान रहा है तो ये सब चीजें मान्य नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में उनका अपना एक डिपार्टमेंट है। एक सेकेंड। ओके भाई, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई आपसी विभाग है, ठीक है, तो आपस में भी वो लोग कुछ ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अगला क्या है, कोई प्रेसिडेंट है, हो सकता है कि वो साइन ना करें, हो सकता है कि वो कहीं पे उद्घाटन करने जाना है वो ना जाएं, अपनी ड्यूटी ना पूरा करें, तो आप उसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते कि वो राष्ट्रपति अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नर हैं, इनको भी हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस हैं या जो भी जजेस हैं उनको भी इनसे मुक्त किया गया है कि अगर ये अपने कार्य को, अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। समझ में आ गया? ये इनको छूट दिया गया। या ऐसी ड्यूटी जो डिस्क्रिशनरी हो। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि जिसपे आपके खुद का विवेक, खुद जब अपना दिमाग यूज करके कुछ करना होगा तो वहां पे छूट हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था ना कि प्रोफेसर हैं, किसी के अंदर वो पीएचडी कराना ना कराना ये उनके ऊपर है,
ठीक है, तो इन सब जगहों पे ये मैंडेमस लागू नहीं होता। यानी सिंपल याद रखिएगा कि ये किसके खिलाफ होता है, तो सरकारी एम्प्लॉय के कर्मचारियों के खिलाफ होता है अगर वो ड्यूटी अपना पूरा नहीं करते हैं तो। ठीक है, क्या ये प्राइवेट ऑफिशियल के खिलाफ सर होगा? सिर्फ बिल्कुल नहीं होगा। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, ये सिर्फ सरकारी मतलब एम्प्लॉयज जो हैं, कर्मचारियों, उनके ही खिलाफ होगा, बाकी जो ऊपर पोस्ट पे उनके खिलाफ नहीं होगा? ऊपर पोस्ट मतलब? मतलब सर जो बॉस होते हैं, मतलब प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में नहीं, नहीं, जैसे सरकारी कोई नहीं, सरकारी 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 में नहीं सर। कोई भी हो, सरकारी में चाहे वो बाबू ग्रेड, हाँ बता रहा हूँ, चाहे वो ग्रेड ए की नौकरी हो, चाहे बी की नौकरी हो, चाहे बाबू हो, चाहे चपरासी हो, कोई भी हो, बस वो सरकारी होना चाहिए। अगर सरकारी है, कोई चपरासी है सपोज करो, अगर कपड़ा धोने वाला है ये जी मान सर, लो, धोबी है अगर, अगर वो कपड़ा धोने से मना कर दे जी तो सर, भी उनके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। बट आपको पता है ना कि जो छोटे वाले होते हैं, बी सी डी वाले, बी सी और डी वाले, इनकी कहाँ इतनी पावर होती है जो मना कर दें। ठीक है, लेकिन कुछ बाबू लोग जी होते हैं, क्लर्क की नौकरी कुछ होती है, जैसे शिक्षा विभाग में हो गया, वहां पे प्रॉब्लम आती है, वो सब थोड़ा आनाकानी करते हैं, ठीक है, अपने काम करने से, तो आप इनके खिलाफ ऑर्डर ला सकते हैं। लेकिन इनका प्रोसेस इतना लंबा है, कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा, परमादेश लाएगा, धीरे से 500 रुपया दे दो, काम हो जा रहा है, तो क्यों हम खर्च करें, समझ रहे हैं ना। जी जी सर। लेकिन ये होता है बड़े बड़े जब मामले आते हैं ना वहां पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट समझते हैं। ये क्लियर है सबको? अगला कौन सा रीट होता है? अगला कौन सा रीट है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट कौन सा है? प्रोहिबिशन। इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ये ध है, द हो गया है, प्रतिषेध होगा। ठीक है, क्या होता है प्रोहिबिट करने का मतलब ही होता है, देखो, मना करना। प्रोहिबिट इंग्लिश शब्द है, प्रोहिबिट करने का मतलब ही होता है कि मना कर देना, यानी किसी को मना करना। प्रोहिबिशन अगर है, इसका मतलब कि कोई ना कोई इसमें मना कर रहा है, यानी किसी काम को न करने देना। ठीक है, उसे प्रोहिबिशन बोलेंगे। ये भी एक प्रकार का रीट है। ये किसको जारी होता है? तो देखो, ये ऊपर वाली जो कोर्ट होती है वो अपने से निचले कोर्ट को देती है, ध्यान रखिएगा, ये जुडिशियल नेचर का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ दिया जाता है जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक हो। समझ में आया? जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक बॉडी होंगे या कोई संस्था होगी उसको ही दिया जाएगा। अब प्रोहिबिशन किसी पुलिस वालों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो न्यायिक से संबंधित नहीं है। यानी सीधा सीधा इसको आप समझ लो कि कोर्ट कचहरी, सिर्फ कोर्ट वाले जो मामले हैं उसमें ही ये प्रोहिबिशन जारी होता है। और कौन करेगा? तो जो भी ऊपर वाला कोर्ट होगा, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो ये हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट है तो लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। समझ में आया? यानी और कि सर, ऊपर हाँ, वाले, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं जारी करेगा? नहीं उसको नहीं कोई जारी करे, अब कोई ऊपर है ही नहीं, उसको क्या करेगा कोई। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो प्रोहिबिशन कौन जारी करता है? अपर वाले कोर्ट लोअर वाले कोर्ट को जारी करते हैं। ठीक है, जो भी हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट को जारी करते हैं। और इतना ही, सिर्फ लोअर कोर्ट ही नहीं, अगर कोई ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब समझते हैं ना, ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट ही होता है। ये किसी पर्टिकुलर मामले को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है ताकि मामला निपटारा जल्दी से हो सके। जैसे देखो, एक है ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल, तो ये ग्रीन का मतलब पर्यावरण। देखो, पर्यावरण से संबंधित अगर कोई मामला होगा तो उसको तुरंत निपटारा करने के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया गया कि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज होंगे, केसेस होंगे, उसको ये ग्रीन ट्रिब्यूनल देखेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उसका मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इतने मामले पड़े हुए हैं, है ना। और पर्यावरण से रिलेटेड मामला पता चले कि 6 महीने में ही हमको क्लियर करना हो, और यहाँ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने क्या, वो 6 6 साल चलते हैं, 40 साल चल जाते हैं।
इसलिए अलग से साइड में एक कोर्ट बना दिया जाता है ताकि फास्ट उसका निपटारा हो सके। समझ गए? तो अगर कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है तो इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है या मना कर सकती है। ये मना करने से रिलेटेड है। क्या मना करेगा आइए समझते हैं। देखिए कब मना करेगा वो, यानी कि अगर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, मान लो कोई केस चल रहा है, ठीक है, अगर किसी के खिलाफ कोई केस वगैरह चल रहा है तो उस केस के सुनवाई करने से मना कर देगा कि भाई इसको तुम छोड़ दो। जैसे उदाहरण से समझो वो ज्यादा सही है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक 15 साल का कोई बच्चा है, ठीक, इसने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो पहले ये जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, यहाँ पे इसका मामला चलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो फिर किसी को अचानक याद आएगा कि अरे यार ये तो नाबालिग है, 18 से कम साल का बच्चा है, इसको अगर जो भी नाबालिग होंगे अगर इनका कोई केस होता है तो इसका केस ना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह नहीं देखते, इसका एक अलग से कोर्ट बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस, है ना, जुवेनाइल कोर्ट बना है। समझ गए? इनका अलग से बना है ताकि बच्चों से रिलेटेड जो भी क्राइम होगा, अपराध होगा, वो जुवेनाइल कोर्ट देखेगी, जेसी देखेगी। लेकिन इसका तो मामला चल रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज में, तो तुरंत इसका वकील क्या करेगा, या इसके घर वाले अगर पैसा वैसा खर्च करेंगे तो इस मामले को तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं तुम हाई कोर्ट जाओ, और इस ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मामला चल रहा है इसको तुरंत रुकवाओ। मतलब समझ गए ना, जब किसी भी प्रोसीडिंग को रुकवाना होगा तो अपर वाला जो कोर्ट होगा वो प्रोहिबिशन जारी कर देगा, प्रोहिबिशन रिट जारी कर देगा कि नहीं नहीं तुम रुको, तुम्हारे पास ये अधिकार ही नहीं है कि तुम छोटे बच्चों का केस देखोगे। तो ये इसको मना कर देगा, ठीक है, और मना कर देगा। तो ऐसे ही जब रिट जारी की जाती है, यानी कि एक ऊपर वाला कोर्ट अपने छोटे वाले कोर्ट को किसी काम को रोकने से मना, जब रोकना होता है, मना करना होता है, तो तुरंत एक रिट जारी कर देता है, प्रोहिबिशन रिट। तो फिर ये कोर्ट इस मामले को सुनवाई नहीं करेगा। समझ में आ गया? बस ये है। ओके, अब इसका थोड़ा सा एक और एडवांस थोड़ा सा वर्जन देखो। मान लो कि मामला सब चल रहा हो, इस केस में मतलब कि ये केस चलता गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस बच्चे की सजा भी हो गई सपोज करो, या सजा नहीं हुआ है, मान लो कि केसेस चल रहे हैं, 12 साल से केस चल रहा है या 10 साल से 6 साल से केसेस चल रहे हैं। एक तो था स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, और दूसरा है कि नहीं, हो सकता है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल मुकदमा चला जा रहा है। तो अगर चल भी रहा है, बस फैसला नहीं आना चाहिए, तो भी ऊपर वाले कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकता है कि तुम रोक दो भाई, ये तुम्हारे पावर में नहीं है या ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। समझ में आ गया? एक केस ये हो गया। एक और देखो इसका और एक मामला देखो। और कब ये प्रोहिबिशन जारी कर सकता है हायर कोर्ट? अगर अगर मान लो मामला यूपी का है, ठीक है, समझो आप मामला यूपी का है, मुकदमा किसी ने बॉम्बे में कर दिया, ठीक, मामला चल रहा है, 4 साल 5 साल से मुकदमा चल रहा है। तो अब ये दोनों हाई कोर्ट है ना, तो इसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो आप तुरंत चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट और कहोगे कि भाई ये तो बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले को देख रहा है, जबकि ये मामला जो हुआ है सब ये यूपी से संबंधित है, तो यूपी वाले को ये बॉम्बे में कैसे देख सकता? इसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसका तो न्याय क्षेत्र ही वो नहीं है। तो तुरंत हाई कोर्ट इस पे एनालिसिस करेगा, पढ़ेगा, जांच करेगा और देखेगा कि हाँ भाई तुम तो उल्लंघन कर रहे हो, तुम अपने औकात में ही रहो, तुम्हारा बॉम्बे का क्षेत्र है, बस उतने में ही देखो, मतलब दूसरे के क्षेत्र में क्यों जा रहे सुप्रीम हो? कोर्ट करेगा ना? हाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम करेगा। कोर्ट करेगा। तो हाँ सुप्रीम कोर्ट तुरंत किसको नोटिस देगा, किसको प्रोहिबिशन जारी कर देगा? हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट को, हाँ। किस आधार पे? क्यों किस आधार पे ये करेगा? क्योंकि ये एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, ये वाला पॉइंट देखिए, एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि वो अपने न्याय क्षेत्र से
एक्सीड कर गया हो, जब अपने न्याय क्षेत्र से दूसरे न्याय क्षेत्र में घुस गया हो, मामले में इंटरफियर हो गया हो, तो वहां पे भी रोक लगा सकता है। समझ में आया? यानी कि प्रोहिबिशन क्या है? एक अपर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, या हायर जो कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कुछ ना करने के लिए, मना करने के लिए, रोक लगाने के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ये सिर्फ सर ये इसलिए फास्ट होता है। ट्रैक कोर्ट जारी हो सकता है? हाँ, सब पे जितने, देखिए ध्यान रखिएगा एक चीज, फास्ट हो स्लो हो कोई भी हो, बस उससे ऊपर वाला होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे ऐसे ही समझ लो, मान लो ग्रीन ट्रिब्यूनल है और पता चले ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है और हम इसमें अपना क्रिमिनल मुकदमा कर रहे हैं। सोचो जरा, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है या वहां पे हमारे मर्डर से रिलेटेड केस चल रहा है, तो ये कहाँ का, ये तो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर दे देगी। थोड़ा और डिटेल में समझो, जैसे मान लो हमारा कोई परिचय का है ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ठीक है, मान लो हमारे फूफा जी हैं, पता चले कि वो यहाँ के कोर्ट वगैरह हैं, वकील वगैरह हैं, कुछ भी हैं, जज वज हैं, ठीक है, और हमारा क्रिमिनल वाला केस है। हम कहेंगे कि भाई अपने कोर्ट में थोड़ा देख लीजिए ना, थोड़ा सा बच बच जाएंगे। कहें ठीक है ला दो, और ये पता चले अपना मुकदमा शुरू कर दिए, चलने लगा, तो जो अपोजिट वाला होगा, मेरा जो विपक्ष होगा, वो तुरंत कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है, और हाई कोर्ट से अपील करेगा या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जाएंगे और आप बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि ये अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाके मुकदमा या सॉल्व कर रहे हैं या उसका सुनवाई कर रहे हैं, तो तुरंत इनको रोक लग जाएगा। ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहा गया कि भैया हम आपको क्यों बनाए थे, आपका काम है सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड मैटर देखिए, ये क्रिमिनल वाला कहाँ से आप देखने लगे, तो तुरंत इसको प्रोहिबिशन जारी हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो ये है प्रोहिबिशन। क्लियर है सबको? ओके, जी सर। गुड। यस सर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन फंसाता है अगर प्रोहिबिशन में, और सर इसके एक क्वेश्चन, हम्म, अगर सर उसको प्रोविजन में सजा सुना दी गई है 12 साल बच्चे को, तो सर उसका हाँ क्या हाँ, मतलब, वो कैन हाई सुप्रीम कोर्ट के हम जरिए वो बता, बिल्कुल, रद्द भी की जा गुड सकती है गुड, ना? गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे वाला वही है, ये जो प्रोहिबिशन है सिर्फ फैसला से पहले ही सुनाया जा सकता है, ठीक है, फैसला के बाद नहीं। बाद में। समझ गए? हाँ, बाद वाला जी अगला है, आगे हम बताएंगे आपको। एक और चीज समझिए, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि प्रोहिबिशन रिट इज इशूड अगेंस्ट, किसके खिलाफ जारी किया जाता है? न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका या कोई व्यक्ति? ध्यान रखिएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका, हाँ बिल्कुल, न्याय से रिलेटेड वाले को। ओके, आगे समझते हैं नेक्स्ट वाला। अगर क्या होगा जब फैसला सुना दिया गया हो और तब रोक लगाना हो, तो क्या होगा? सी, तो उसके लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? सर्शियरी। क्या जारी किया जाता है? सर्शियरी। अभी सर्शियरी। सर कितने बजे तक क्लास लेगी? टाइम हो गया ना? 12 बजे। ठीक है, इसी को रोक देता हूँ, इसको 12। बता के रोक देता हूँ। ठीक है, इसको बता के मैं रोक देता हूँ। देखिए सर्शियरी क्या होता है? सर्शियरी उत्प्रेषण किसको जारी किया जाएगा? ये तब किया जाता है जब कोई फैसला सुना दिया गया हो। मान लो वही जो बच्चा वाला केस हम लेके चल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको फैसला सुना दिया 5 साल की सजा तुमको, ठीक, तो सजा सुनाने के बाद पता चले कि ये तो तुम्हारे न्याय क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उसके लिए सर्शियरी, सर्शियरी बोलते हैं इसको, उत्प्रेषण, तुरंत इसको जारी किया जाएगा। तब ये उत्प्रेषण जारी किया जाएगा जब कोई फैसला सुना दिया हो। समझ में आ गया? तो ये भी किसके खिलाफ सुनाया जाता है? ये भी न्यायपालिका के खिलाफ ही होता है, ठीक है, ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सुनाती है, लेकिन ये तब होता है जब फैसला हो गया हो। ये एक और केस में जारी किया जाता है, अगर कोई केस ट्रांसफर कराना हो। जैसे मान लो वो यूपी और बॉम्बे वाला जो केस था, मान लो बॉम्बे में कोई केस चल रहा हो, ठीक है, बॉम्बे में कोई केस चल रहा हो, तो हाई कोर्ट इनको
उत्प्रेषण जारी कर देगा और कहेगा कि भैया अब ये मामला यहाँ नहीं चलेगा, अब ये मामला यूपी में चलेगा। तो जब भी कोई केस ट्रांसफर कराना हुआ तो उसके लिए भी क्या करना होगा, उत्प्रेषण या सर्शियरी यूज किया जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट? ये भी न्यायपालिका के खिलाफ ही होता है। नेक्स्ट देखिए, एक और है 5वें नंबर का, बस को वारंटो। को वारंटो क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा है एग्जाम में। अधिकार परीक्षा, यानी कि इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये किसको जारी किया जाता है और कौन जारी करता है। तो इसको भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और ये क्यों जारी किया जाएगा, क्यों जारी किया जाएगा ये, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो कोई सरकारी पद पे है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक ऑफिस, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस पे है, कोई सरकारी पद पे है और पता चले कि वो सरकारी पद के लिए एलिजिबल ही नहीं है, समझ गए, कोई सरकारी पद पे है, मान लो मैं पता चले कि मुझे टीचर बना दिया गया, ठीक है, टीचर बना दिया गया और मैं टीचर हूँ डिग्री कॉलेज का, और पता चले कि मेरे पास नेट जेआरएफ है ही नहीं, ठीक है, या मैं किसी और तरीके से, फर्जी तरीके से आ गया, तो तुरंत इसको क्या किया जाएगा, को वारंटो के तहत इसको तुरंत बोला जाएगा कि तुम किस आधार पे इस पद पे हो, अपने आधार को प्रूफ करो। अगर गलत पाया जाएगा तो वो सीट खाली करा दी जाएगी। समझ गए? क्लियर है सबको? तो ये था मामला, हाँ, को वारंटो का। एक और इसका बड़ा फेमस है, जैसे मान लो अगर आप जा रहे हो ट्रेन वगैरह में, ये बहुत होता है, तो ट्रेन में आपको पता है ना कि टिकट सिर्फ और सिर्फ टीटी जो होता है ना, टीटी जिसको, हाँ टीसी, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसको ही ये पावर दिया गया है, उसको ही अथॉरिटी है कि तुम ही टिकट चेक करोगे। कई बार यूपी पुलिस वाले भी चेक करने लगते हैं, 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, तो वो टिकट चेक करने लगते हैं, वो बस कमाने के चक्कर में। यूपी पुलिस वाले नहीं, शायद आरपीएफ वाले भी, ठीक है, तो उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है चेक करने का। समझ में आ गया? और एक इसका मामला होता है, और इसका एक मामला होता है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो तो कोई पुलिस वाला आपसे चेक नहीं कर सकता, अगर सिंपल है, अगर उस पे 1 स्टार लगा है या डबल स्टार है, तभी वो आपसे कागज वगैरह मांग सकता है कि कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ। अगर सिंपल कांस्टेबल, हाँ कांस्टेबल है, हाँ कांस्टेबल है, उसका काम है कि गाड़ी रोक दो, हाँ गाड़ी रोकना, डबल स्टार वाले के पास आपको लेके जाना, बस इसका उतना ही अधिकार है, ठीक है। अदरवाइज वो आपसे ना तो गाड़ी का कागज चेक करा सकता है, कुछ नहीं करा सकता। समझ में आ गया? हाँ, हेलमेट वगैरह के लिए हो सकता है कि वो ऐसे देखे और हेलमेट क्यों नहीं लगाए वो पूछ सकता है आपसे, लेकिन जब भी कोई चार्ज करना हुआ, पैसे वगैरह का चार्ज, जैसे वो काटते हैं ना, चालान वगैरह काटना होगा, तो आप देखे होंगे कि बगल में डबल स्टार वाला बैठा होता है। हाँ, ये सब बस बाइक रुका देते हैं, हाँ चलो साइड में चलो साहब के पास, तो चालान वगैरह काटने का अधिकार 1 स्टार डबल स्टार को ही है। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति है बिना स्टार वाला, वो चालान काटना शुरू कर दे तो उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, उसको तुरंत पूछा जाएगा कि बाई व्हाट अथॉरिटी तुमको, तुम्हारे खिलाफ को वारंट भी जारी किया जा सकता है। या मान लो कोई पीसीएस है, मान लो पीसीएस अधिकारी, और पता चले कि वो आईएएस वाला काम कर रहा है, तो भैया तुमने किस अधिकार से किया ये काम, ठीक है। कोई एसडीएम है और पता चले एसडीएम वाला पद लेके काम कर रहा है, वो तो नहीं कर सकता ना, तो ये भी आता है। यानी ये स्पेशली सरकारी जो भी पोस्ट होते हैं, जो भी सरकारी जॉब होती है, कई बार आपने देखा होगा कि फर्जीवाड़ा हो जाता है, डिग्री वगैरह होती ही नहीं है और लोग नौकरी लेके बैठे रहते हैं। अगर किसी ने भी शिकायत कर दिया कि ये गलत व्यक्ति इस पद पे बैठा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये तुरंत ऑर्डर हो जाएगा और ये बंदा अपनी, हाँ, अपना वो एलिजिबिलिटी दिखाना शुरू करेगा कि नहीं मैं इस पद के लायक हूँ। अगर लायक है तो ठीक है, सारे कंडीशन फुलफिल करता है तो
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से नौकरी आती है जो परमानेंट नेचर के हों। ठीक है, जो परमानेंट नेचर के हों। परमानेंट नेचर का मतलब होता है कि ऐसी नौकरियां जो सरकार अपने नोटिफिकेशन से निकालती है, जैसे पुलिस हो गया, ये हो गया, वो कोई प्राइवेट मंत्री विधायक वाला नहीं। ठीक है, कोई मंत्री विधायक इसमें नहीं आते हैं, वो सरकारी पद नहीं माना जाता एक तरह से। टीचर हो गए, ये सब सरकारी होते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। पांच टाइप के हमने पढ़ लिए रीट, और इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।